हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिस्ट्री का जो चैप्टर है कॉलोनियल एरा का। कॉलोनियल एरा के बारे में एक पेंटिंग है। ये आपको देखने से कुछ पता लगेगा कि ये ब्रिटानिका है सिंबल। और ये क्या हो रहा है, मतलब लोग गुलाम बने हुए हैं और जो ब्रिटेन ने ईस्ट या इंडिया और उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उन पे कब्जा किया, उसके बारे में पेंटिंग है। तो ये ग्रीक पेंटर जो बहुत मशहूर पेंटिंग है, ठीक है, स्पिरिडियोने रोमा 1778 अराउंड मानते हैं। और यहाँ पर हम चैप्टर बताते हैं कि ये, पहले आप इसको ध्यान से देखिए, आपकी बुक में, हर बुक में है ये पेंटिंग। और ये थोड़ा ऊंचाई पर बैठी है और ये आपको शिप ईस्ट इंडिया कंपनी का दिख रहा है और सब चीजें। तो क्या सिंबल्स हैं ये? तो ये बताते हैं कि ये ब्रिटानिया, ये बिस्किट वाले नहीं, ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटेन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ट्रेडर्स की फॉर्म में आए थे और देशों पे कब्जा किया। तो ये जो सिंबल है, लेडी है, ये हायर पोजीशन पे बैठी है, जिससे ये पता लग रहा है कि इसके पास पावर, कंट्रोल और सुपीरियोरिटी है। ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है। इसके बाद ईस्ट या इंडिया हम कह सकते हैं, नीलिंग बिलो, जो घुटनों के बल बैठे हैं, झुके हुए हैं, ये सब इस साइड में, ठीक है। तो represents India and Asian countries, bowing down and handing over valuable gifts like pearls, jewels, porcelain and spices. फादर थीम्स, बॉटम लेफ्ट में देखो, ये फादर थीम्स ही बैठे हैं, है ना। तो फादर थीम्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लंदन रिवर थीम, जो नदी है, थीम्स रिवर। ये भी बड़ी पॉल्यूटेड थी एक जमाने में, लेकिन वहाँ के लोगों ने मिलकर इसको साफ करा। आज इतनी बढ़िया शानदार है, लेकिन काम करना पड़ता है। लंदन भी बर्बाद हुआ, प्लेग फैली, ब्लैक डेथ, लेकिन मिलकर काम करने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं। तो सी ट्रेड, शिपिंग एंड ब्रिटिश कमर्शियल वेल्थ लाइन नेक्स्ट टू ब्रिटानिया, स्ट्रेंथ, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम थी ना, कि प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का एडवांटेज था। इनके पास नेवी बहुत स्ट्रांग थी, नेविगेशन एक्सेट्रा। ये लाइन नार्निया की याद दिला रहा है। तो इस तरह से ये सिंबल्स हैं सब इनके इस पेंटिंग में। और मरकरी गॉड होल्डिंग द, ये रॉड ऑन द राइट, तो ये देवता जो है मरकरी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देवता हैं, ये सब ईस्ट के पीपल थे, ठीक है। तो ये रोमन गॉड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अप्रूविंग एंड डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ट्रेड टू ब्रिटेन। इसके बाद EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी शिप, द बैकग्राउंड, ये जहाज मैंने बताए थे, ये जो शिप्स हैं, ठीक है। तो shows how wealth and goods were transported across the sea from India to Britain। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट था। और इंडियंस को तो ये अपना गुलाम समझते थे, इन्होंने कोई एहसान नहीं करा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इन्होंने रेलवे ट्रैक्स बिछाए, ये सब करे, तो इनको अपनी ज़रूरत थी अपनी आर्मी को ट्रांसपोर्ट करने की, या और चीज़ों को पहुंचाने की। और नैनीताल जो एक अच्छा एग्जाम्पल है, पहले इतनी वहाँ पे भीड़ नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने उस नैनीताल को बसा दिया। एक गांव था, लेकिन आज आप देख सकते हैं पहाड़ों पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है। तो वो ये सब पूरा कॉलोनियल माइंडसेट था कि इंडियंस को सेकंड कैटेगरी भी से भी नीचे समझना, ठीक है। तो ये ब्रिटिश इंपीरियल प्रोपेगेंडा की जो है एक सिंबल है। टेकिंग वेल्थ फ्रॉम इंडिया लुक नेचुरल, फेयर, justified, presenting false image that eastern nations were happily and voluntarily offering their riches to Britain। तो ये मक्कारी थी, वेस्टर्न हिपोक्रेसी, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी मक्कारी। आज ये लोग कहते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक, दिस एंड दैट, लेकिन इनका जो पास्ट है वो एशियन कंट्रीज के लोगों के खून से रंगा हुआ है। दे कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। कुछ नेशंस ने माफी मांगी है, लेकिन आज भी जो हीरा है हमारा, डायमंड, कोहिनूर, लंदन म्यूजियम और बहुत सी चीजें हैं, तो इनके ऊपर ये एक तरह का हमेशा एक ब्लॉट रहेगा। देयर हैंड्स आर स्टेड विद ब्लड ऑफ नॉट ओनली इंडियंस बट मेनी पीपल ऑफ अदर एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर यहाँ जो आप देख रहे हैं, W. W. हंटर, उन्होंने कुछ लाइंस लिखी थी अबाउट द बंगाल फेमिन ऑफ 1770। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो लिखा था उसका मतलब क्या था। ऐसा नहीं है सभी अंग्रेज को हम बुरा माने, कुछ उसमें
अच्छे इस मामले में थे कि वो सही को सही, गलत को गलत कहते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली लाइन जो है इनके कोट में, जो भी उन्होंने लिखा था, आपकी बुक में और एनसीईआरटी में हर जगह लिखा है। तो पहला पार्ट है, व्हाइल द कंट्री एवरी ईयर बिकम a total waste, the English government constantly demanded an increased land tax। तो लगान का मामला, तो हर साल देश या बंगाल जो था बर्बाद होता जा रहा था, लेकिन अंग्रेजी सरकार फिर भी लगातार ज्यादा लैंड टैक्स या लगान मांग रही थी। ठीक है। फिर ऑल थ्रू द स्टिफलिंग समर ऑफ, अब देखिए स्टिफलिंग समर ऑफ 1770 द पीपल वेंट ऑन डाइंग। तो अभी देखो घुटन, ठीक है, गरम घुटन भरी गर्मी में, जो एक मशहूर है उधर बंगाल उड़ीसा में, अगर आप देखें तो वहाँ गर्मी का सीजन बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, उमस होती है और लोग मर रहे थे, लगातार मर रहे थे। और जो हम कह सकते हैं अनऑफिशियल के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है जो मरे लोग। तो द हस्बैंडमैन सोल्ड देयर कैटल, दे सोल्ड देयर इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो भी उनके मवेशी जानवर, जो भैंस और बैल, ये सब बेच दिए, गाय, बकरियां, ये सब, और खेती के औजार भी बेच दिए बेचारों ने। दे डिवोर्ड देयर सीड ग्रेन, दे सोल्ड देयर सन्स। ये देखो कितना पेनफुल, सन्स एंड डॉटर्स टिल एट लेंथ नो बायर ऑफ चिल्ड्रन कुड बी फाउंड। तो अगली फसल के लिए रखा बीज अनाज सब बेच दिया था और अपने बेटे बच्चों तक को बेच दिया बेचारों ने। यहाँ तक कि आखिर में बच्चों को खरीदने वाला भी कोई नहीं बचा। तो दिस इज एन एक्सट्रीम ऑफ पेनफुल सिचुएशन देयर। दे एट द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रास। सी, हमारे ही लोग, हमारे देश के लोग और अंग्रेजों के हाथों गुलाम बने, और फिर क्या उनकी हालत हुई। लोग पेड़ के पत्ते और खेत की घास खा के जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। तो डे एंड नाइट a torrent of famished and disease stricken, ठीक है, stricken wretches poured into the great cities। तो भूखे, बीमार और बेबस या परेशान लोग जो थे, एक बाढ़ की तरह शहरों की तरफ आ रहे थे। ठीक है। तो ये तो वैसे वर्ड्स हैं, मैंने इसको प्रेजेंटेशन बना लिया था कि भाई स्टिफलिंग घुटन भरा मौसम है, और कुछ ऐसे ये रिवोर्ट पूरी तरह खा लिया या निगल लिया। ठीक है। टॉरेंट मतलब बाढ़, इसके बाद रैचेस बेबस यानी कि दुखी और बेचारे लोग, और पोर्ड इनटू तो भीड़ जो आती है। ठीक है। तो इसमें ये उन्होंने बताया कि किस तरह से जुल्म या अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, कि इतना अकाल पड़ रहा है, लोगों के पास खाने को नहीं है और फिर भी लगान वसूलना, मतलब इसे कहते हैं एक्सट्रीम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अब जब हम बात करते हैं इसके बाद जो अकाल या फेमिन्स हुए, तो 1876 से लेकर 1878 ये भी फेमीन या अकाल पड़ा, जिसमें अराउंड 8 मिलियन इंडियंस पेरिश, मतलब मर गए। डेक्कन प्लेटू, आप देखिए ये मद्रास, मद्रास बोलते थे, अभी तो चेन्नई बोलते हैं। ठीक है। ये लुक एट द अशर वेस्ट, तो ग्रीन बैग्स मद्रास बीच पे थे, रेडी फॉर एक्सपोर्ट। आप देखिए ये डकैती, हमारा ये अनाज बाहर बेचते थे और मद्रास में लोग मर रहे थे, तभी तो क्रांतिकारियों ने फिर एक्शन लिया। ऐसे कोई रीजन थोड़ी था कई साल तक जुल्म सहने के बाद, और हमारा ये अनाज भेज के और हमारे लोग मर रहे हैं, मतलब एक एक्सट्रीम। तो disregarding the severity of the crisis, some Indian traders would hold on to their stocks। तो अब ये कुछ इंडियन ट्रेडर्स भी थे कि सामान रोक लेते थे ताकि उनका प्राइस बढ़े। ठीक है। तो सामान भी रोक लेते थे इसीलिए, ताकि उनका प्राइस बढ़े, और एक तरह का आर्टिफिशियल कमी या स्कैरसिटी दिखाना। और इस और ब्रिटेन में ये एक्सपोर्ट हो रहा था, यानी कि सामान एक्सपोर्ट मतलब एक्स बाहर भेजा जा रहा है, इम्पोर्ट आई से इन, आई से इम्पोर्ट। तो ये इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट हो रहा था। ठीक है। 1 मिलियन टन ऑफ राइस अलोन पर ईयर। और ये नहीं खाली अंग्रेज इसको इस्तेमाल करते थे, वो फिर बाहर बेच के और मुनाफा कमाते थे। 3 years ऑफ द फेमिन, लुक एट इट, लुक एट द वेटिंग फॉर फेमिन रिलीफ इन बैंगलोर। अभी बेंगलुरु बोलते हैं, स्टेटेड लंदन न्यूज। लुक एट द कंडीशन, लुक एट द पेनफुल कंडीशन बेचारे हमारे सिटीजन्स। तो वही बात है, जब टाइम मिले तो आज़ादी की कहानी करके एक आता है यूट्यूब वीडियो, बार बार रिमाइंड कराऊंगा, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई हैं। कब तक आदमी दबेगा, एक दिन तो रिवोल्ट करता ही है। तो वही सब हिस्ट्री है, चाहे वो आपका बिरसा मुंडा का रिवोल्ट हो, जो बड़ा ही हिम्मत भरा रिवोल्ट था, बंदूकों के आगे वो सिर्फ तीर कमान और फरसे या कुल्हाड़ी के साथ आ गए। या कट्टबमन का रिवोल्ट है, और भी हैं, मतलब उन्होंने एक्शन लिया इस जुल्म के अगेंस्ट।
अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ फ्री मार्केट, ये बड़ी चालाकी थी, विच लेट प्राइसेस फ्रॉम ए फ्री टू फ्लक्चुएट कंट्रीब्यूट सिवियरिटी ऑफ द फैमिन्स। तो प्राइस घटते बढ़ते रहते थे, मतलब घटना तो कम बढ़ते ही ज़्यादा थे। जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मार्केट कंट्रोल था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये लॉर्ड लिटन क्यों कहे हम, खाली लिटन, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो देयर इज टू बी नो इंटरफेरेंस व्हेन ही कांट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग प्राइस ऑफ फूड। देखिए आप, गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं था, इसको जो मर्जी बेचे। एट द सेम टाइम 1876 एट द हाइट ऑफ ग्रेट फैमिन, रिटर्न ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रावेगेंट, दरबार लगाए गए दिल्ली में। तो एक हफ्ते तक दावतें चली, 68,000 ऑफिशियल्स और 17 पैंट महाराजास। ठीक है, आप ये देखिए, इसको आप याद रखिएगा कि किस तरह से, ऐसा नहीं है कि हम उनको कहें कि एहसान नहीं करा, हमें एक्सट्रैक्ट, हमें निचोड़ा इंडियंस को। तो ये एक डार्क चैप्टर है। और प्रिसाइज नंबर्स ऑफ सीवियर फैमिन्स, बहुत सारे और अकाल पड़े। तो कहते हैं कि 12 से लेके 20 फैमिन्स या अकाल पड़े, और कमीशंस बनाए गए वो सब, एंड अदर रिपोर्ट्स। तो विक्टिम्स, तो इनमें टोटल जो थे 50 से 100 मिलियन लोग मारे गए, और नियरली द नंबर ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ना रिलीफ कैंप्स खोले, डिड नॉट ओपन रिलीफ कैंप्स, ठीक है, बट फार टू फ्यू विद इनएडिक्वेट सप्लाईज, बस थोड़ी बहुत एडिक्वेट सप्लाई के साथ उन्होंने ये सब किया। जो हम कहते हैं कि बड़ा सिस्टम था, ये देखिए सिस्टम ये था कि लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, तो उन्हें अपने फायदे से मतलब था। तो सम ऑफिशियल्स आर्ग्यूड कि वेरी लो, रिलीफ बहुत कम होनी चाहिए। तो doctrine that the time famine poor are entitled to demand relief would probably lead to doctrine that they are such relief all the time। तो उन्होंने कहा अगर हम मदद करेंगे तो हर बार ही आएंगे मदद मांगने। ये देखिए आप, मतलब इंडियंस को तो इन्होंने जानवरों से भी नीचे समझ लिया था। तो इंडिया में अकाल पड़ते थे, ठीक है, लेकिन इस तरह से कभी नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो रूलर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ किया। अकाल पड़ते थे और फिर वो जो जनता की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते थे, कि भाई कोई बिल्डिंग बनवाना शुरू कर दी, जैसे अवध में है कि अकाल पड़ा या परेशानी हो गई, काम नहीं था, तो उन्होंने दिन में वो बिल्डिंग बनवाते थे और रात में तोड़वाते थे, ताकि लोगों को इस बहाने उनका सेल्फ रेस्पेक्ट भी बना रहे, काम मिलता रहे, और उनको वहीं खाना बनवा के दिया जाता था। तो यहाँ पर जो है, रूरल इंडिया जो था इस टाइम में जो था, सैंक इनटू डीप पॉवर्टी एंड नेवर रिकवर्ड। जो ये गरीबी फैली अकालों से। और अब ये देखिए, द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, यानी कि हमारी दौलत को ले जाना, ड्रेन। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी 1895। तो ब्रुक्स एडम्स ने लिखा दैट वेरी सून आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द बंगाल प्लंडर बिगन टू अराइव इन लंदन। जो भी दौलत थी बंगाल की, लंदन गई, और इस तरह से उन्होंने ये चीज़ करी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन क्यों? सारा पैसा, वेल्थ यहाँ से जा रही थी, इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एडम्स, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन, जो इन्वेस्टमेंट था, तो स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो दिस फ्रेज इज बाय द यूएस हिस्टोरियन विल डुरैंट। तो उन्होंने कहा जो दौलत इंडिया से, जो दौलत या धन गया, उससे हुआ, ठीक है। तो अब ये बाकी इसमें जो है डिस्कशन मैं करूँगा अपकमिंग वीडियोस में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है? तो ये लोअर हाउस ऑफ द बाई कैमरल पार्लियामेंट इन यूनाइटेड किंगडम, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है। तो दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान रखना, जीके का क्वेश्चन है, आगे भी आता है कॉम्पिटिशन में। तो पहले इंडियन थे दादा भाई, अब ये दादा भाई हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो पारसी कम्युनिटी के हिसाब से है, इट इज दादा भाई, BHOY। तो दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन। तो पारसी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एजुकेटेड, आज भी आज प्रेजेंट मुंबई में हज़ारों करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है, एंड हाईली एजुकेटेड, एंड लॉ की फील्ड में इन्होंने बहुत अचीवमेंट की है। टाटा आपने देखा होगा, फेमस नेम। और तो ये इन्होंने एक नोट लिखा था, ठीक है, स्कॉलर्स एडम्स एंड डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा 1991 में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उनका जो आर्टिकल था वो इस बारे में था कि यहाँ से इंडिया से वेल्थ जा रही है ब्रिटेन, ड्रेन्ड आउट,
जैसे नाली में से पानी निकलता जाता है, अगर आप छत में पानी भर गया है या नाली बंद है, आप जैसी नाली खोलती हैं तो सारा पानी निकलता जाता है एकदम तेजी से। वैसे ही इंडिया की दौलत ड्रेन्ड आउट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो रमेश चंद्र दत्त हिस्टोरियन डिड अ सिमिलर एक्सरसाइज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने इस भी अपनी बुक में लिखा। तो colonizers had extracted many billions of pounds from इंडिया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर द फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट सिर्फ यही नहीं है कि आप इसको माने कि दौलत गई, इन्होंने और भी कई ऐसे काम किए थे जो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। और इस तरह से बहुत सारे हिस्टोरियन थे। देखिए बंगाल आज का बांग्लादेश और उड़ीसा और ये सब मिला के बना उसमें, तो वहाँ पर बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए और उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी। विलियम बेंटिक के टाइम में राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कस्टम्स बंद करवाए। तो वो आज भी रिस्पेक्ट है, द देन कैलकाटा, या आज कोलकाता कहते हैं इसलिए। तो अब देखिए आप 1765 से 1938 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है। ये देखिए टुडेज वैल्यू अगर इन्फ्लेशन या आज के हिसाब से देखें तो अबाउट 13 टाइम्स ब्रिटेन जीडीपी इन 2023। तो ये इतना पैसा, टैक्सेस एटसेट्रा, ठीक है, नॉट जस्ट थ्रो टैक्सेस बट बाय चार्जिंग इंडियंस फॉर द colonial powers expenditures on building railways, telegraph network and even on wars। यहाँ तक कि हमारे लोगों को भेजा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो हमारी लड़ाई डायरेक्ट नहीं थी ना, इंडियंस की क्यों गए, बस जाना है, आप गुलाम है, आपको जाना है। Had this well remained in West India, तो आज हमारा कंट्री बहुत अच्छी उसमें होता when it attained independence। तो इसके बाद बाकी सब बातें आई विल जस्ट discuss in upcoming videos. Like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Bye.